मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीन्स कि जो ऑक्सीन्स है वो अपने जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिखाता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, वो काम कैसे करता है, किसी भी सेल को इलोंगेट कैसे करता है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड इट. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज ऑक्सीन बाइंड ऑन रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन है ऑक्सीन्स के लिए, ऑक्सीन उस पर बाइंड करेगा. देन विद द हेल्प आफ्टर बाइंडिंग विद दैट प्रोटीन, ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट इनटू द cell, and after entering or transported into the cell, at the cell plasma membrane that activates the ATPase pump, and when this ATPase pump activated, the H plus ion gets started outside कि जो X plus ions हैं वो सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एटीपेज के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएंगे. और अगर H plus ion बाहर से आ गए, इट मीन्स क्या है, अंदर जो H plus ion की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, और H plus ion की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो सेल का पीएच है वो भी कम हो जाएगा, और पीएच कम होगा तो दैट विल कॉज द एसिडिफिकेशन ऑफ द सेल वॉल, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन बॉन्ड्स. और एसिडिक जो पीएच होगा उसके ऊपर जो वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है दैट बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट ब्रेकिंग द हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन बॉन्ड्स. उसकी वजह से जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जिनके साथ अटैच से दैट विल स्लाइड अपार्ट एंड सेल बिकम एनलार्ज. There are various theories given for the mechanism of action of auxins, theories of cell wall effects, theories of toxic metabolism, molecular reaction theories, theories of enzymatic effect, and theories of osmotic effect. We will discuss all these theories one by one briefly in the coming slides. First is molecular reaction theory. The main supporter of this theory are Skog et al. And Foster et al. Skog et al. Postulated that auxin act as coenzymes. मीन्स जो ऑक्सीन्स है वो कोएंजाइम के टाइप से काम करेंगे, और वो किस टाइप से, सर्विंग एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर सम सबस्ट्रेट कि जो सबस्ट्रेट होगा उसके लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम करेंगे. किसके ऊपर, ऑन टू एन एंजाइम कंट्रोलिंग द ग्रोथ कि जो एंजाइम ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है उसके लिए ये को एंजाइम का काम करेंगे. और वो कैसे, क्योंकि ये क्या है, जो सबस्ट्रेट होगा उससे बाइंड कर सकते हैं, सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकते हैं. ये दो टाइप से, एट सम पोजिशन इन द रिंग, जो रिंग है उसकी किसी भी जैसे ये रिंग है तो इस रिंग से बाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज क्या, एट द साइड चेन ऑफ द ग्रुप, तो जो साइड चेन है उससे भी अटैच कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे में प्रमोट और इनहिबिट कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम तो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बाइंड करेंगे, तो उनमें से कुछ कार्बोक्सिल चेन से अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाउंड करेंगे, और ये इस टाइप से कार्बोक्सिल ग्रुप उनका फ्री होगा. तो इस वजह से जो अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी दैट में कॉज इनहिबिशन ड्यू टू देयर कोएंजाइमेटिक इफेक्ट. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू पोजिशन इफेक्ट. Next theory is theories of cell wall effects. There are two main hypotheses for this theory: acid growth hypothesis or cell wall loosening hypothesis, and second is cell wall rigidity. फर्स्ट इज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस फॉर सेल वॉल लूजनिंग. इसमें क्या होगा कि जैसे ही आईआईए का एप्लीकेशन होता है सेल पे, जिसमें भी उसको फंक्शनिंग शो करनी है अपनी, जिसमें इफेक्ट शो होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ आईआईए इन द सेल फिक्सेस टू द बाइंडिंग साइट. जो भी जैसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, सेल के बाहर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे बाइंड कर सकता है, या फिर डिक्टियोसोम्स पे बाइंड कर सकता है, तो उनके ऊपर बाइंड करेगा. एनहांस द प्रोटॉन पंप फ्रॉम साइटोसोल टू द वाल. जो वाल है, साइटोसोल है, वहां से जो एटीपेज को एक्टिवेट करेगा, उसके थ्रू जो H प्लस आयंस है वो सेल वॉल की साइड मूव होना शुरू हो जाएंगे. उसकी वजह से क्या है, जो सेल वॉल का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा. सेल वॉल का पीएच डिक्रीज होने की वजह से डिफरेंट जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक डाउन द हाइड्रोलाइसिस एंड पैक्टिन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करेंगे. उन बॉन्ड को ब्रेक होने की वजह से जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स है वो भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्लाइड अपार्ट, और उसकी वजह से क्या है, जो सेलुलोज है वो लूजन्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो प्रेशर है वॉल पे वो डिक्रीज हो जाएगा. अब जो सेल के अंदर जो वाटर है, वाटर एंटर करेगा सेल में, और ऑलरेडी जो इसकी सेल वॉल एवोल्यूशन हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या है, जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इन दिस वे एसिडिटी और दिस
बिकॉज एसिडिटी हो जाती है इसमें सेल वॉल की, तो दैट्स वाई और उसी एसिडिटी की वजह से जो सेल की है वो ग्रोथ होती है. दैट्स वाई दिस हाइपोथेसिस इज नेम्ड एज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस ऑफ सेल वॉल लूजनिंग. नेक्स्ट इज वॉल रिजिडिटी मैकेनिज्म, कि जो वॉल है वो रिजिड हो जाती है, दैट इज वॉल रिजिडिटी मैकेनिज्म. इसमें भी वही सेम स्टेप्स होंगे. ऑक्सीजन जो रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर वहां से सिग्नल ट्रांसडक्शन शुरू होगा. दैट में एक्टिवेट द एटीपेज पंप और सेल वॉल की लूजनिंग कर सकता है. दैट में एक्ट अपॉन द गोल्गी एपरेटस और दैट में एक्ट अपॉन द मॉलिक्यूलर लेवल. जो डिफरेंट जीन्स और डीएनए और आरएनएज है वो फॉर्मेट करेगा उस पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन्स के, तो उन जीन को एक्टिवेट करेगा न्यूक्लियस में जाके. एमआरएनए बनेंगे उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए और उस एमआरएनए से वो ग्रोथ प्रोटीन्स और ग्रोथ एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी जो कि सेल वॉल को रिजिड करेंगे. तो दिस इज द सेल वॉल रिजिडिटी मैकेनिज्म. थ्योरीज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट, कि जो सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है डिफरेंट ऑस्मोलाइट्स के सिंथेसिस को इंक्रीज करके उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा और उस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से सेल वॉल है जो सेल है जो इलोंगेट होगी. तो दैट इज द थ्योरीज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट. थ्योरीज ऑफ एंजाइमेटिक इफेक्ट, कि जो ग्रोइंग टिश्यूज हैं जब हम उनको ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो दे शो द इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. तो जो डिफरेंट एंजाइम्स है उनमें उनकी एक्टिविटी इंक्रीज शो होती है, तो इट मीन्स दैट में ऑक्सीजन्स हैव आल्सो हैव द एंजाइमेटिक इफेक्ट्स. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ द ऑक्सीजन्स, कि ऑक्सीजन्स के प्लांट की जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या रोल है. सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, root initiation, parthenocarpy and control or prevention of the abscission. We will discuss all these roles one by one. फर्स्ट इज सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन. जैसे ही हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी है उन सभी में सेल इलोंगेशन ही बेसिक मैकेनिज्म है जिसको डिस्क्राइब किया गया है. तो जो सेल इलोंगेशन के मेन काज हैं दैट मे बी ड्यू टू ऑस्मोटिक कंटेंट, ऑस्मोसिस की वजह से वाटर एंटर करेगा, उसकी वजह से जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो सकता है. दैट मे बी रिड्यूसिंग वॉल प्रेशर, वो लूजनिंग जो हो रही है सेल्स की, और दैट मे बी इंड्यूसिंग वेरियस जो ग्रोथ हार्मोन्स बन रहे हैं या जो प्लास्टिसिटी और एक्सटेंशन हो रहा है, जो सिंथेसिस हो रही है डिफरेंट आरएनए की, तो उसकी वजह से भी. तो ये डिफरेंट है जो कि सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन कर सकते हैं. ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस और प्रमोट सेल डिवीजन विद इन द कैम्बियल, जो कैम्बियल रीजन्स होते हैं वहां पे सेल डिवीजन को भी प्रमोट कर सकता है. एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना स्पेशली जब हम हैज की फॉर्मेशन करते हैं तो हैज में क्या करते हैं उसकी कटिंग करते रहते हैं ऊपर से, तो जो एपिकल रीजन है उसकी कटिंग कर देते हैं. तो जो एपिकल रीजन को अगर हम कट कर देंगे तो उसमें जो लेटरल बर्ड्स हैं फिर वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जब तक एपिकल रीजन अटैच होता है तो उस टाइम ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन एपिकल रीजन में होती है और जो लेटरल रीजन होते हैं वहां पे लो कंसंट्रेशन होती है और उसकी वजह से जो लेटरल ग्रोथ है प्लांट की वो स्टॉप हो जाती है. जैसे ही जो एपिकल रीजन उसको हम कट कर देते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एपिकल रीजन में लो हो जाती है और जो लेटरल रीजन है वहां पे हाई हो जाती है और इसकी वजह से लेटरल ग्रोथ प्रमोट हो जाती है और जो प्लांट है बुशी बन जाता है और हैज फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो जो भी अगर हमें किसी भी प्लांट की कैनोपी को इंक्रीज करना है या जो साइड ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना है तो हम जो एपिकल रीजन है उसको कट कर देते हैं, तो दैट इज एपिकल डोमिनेंस. तो जो ऑक्सीजन है वो एपिकल डोमिनेंस भी मेंटेन करता है. अगर इस एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करना है तो हमें जो एपिकल बर्ड्स होती हैं उनको रिमूव करना पड़ता है. रूट फॉर्मेशन, ये आजकल जो प्लांट हम कलम से लगाते हैं या एडवेंटिशियस जो ब्रांचिंग एडवेंटिशियस जो रूट करते हैं उसमें मोस्टली यूज होता है और ये मार्केट में मिलता भी है आर्टिफिशियली सिंथेटिक रूट इनिशिएटर के नाम से. तो वो ऑक्सीजन ही होता है. तो एक तो हम प्लांट को जैसे कोई भी मनी प्लांट है किसी भी प्लांट को आप वाटर में ग्रो कर रहे हैं, एक तो आप नॉर्मली उसको करेंगे तो जो रूट इनिशिएशन एडवेंटिशियस जो रूट्स होंगे स्टेम टिश्यू से वो काफी टाइम लेंगी रूट इनिशिएशन होने में, जबकि दूसरा अगर आप सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की हेल्प से करेंगे तो जो रूट इनिशिएशन है वो बहुत जल्दी होगा. तो इस वजह से क्या है जो ऑक्सीजन्स हैं वो रूट फॉर्मेशन में या रूट इनिशिएशन में भी हेल्प करते हैं, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन में भी. फ्रूट डेवलपमेंट, ऑक्सीजन्स का एक मेजर रोल है फ्रूट की डेवलपमेंट में, जो कि एक्सपेरिमेंट से शो भी किया गया था. जो फ्रूट्स था
इस फ्रूट में उन्होंने, स्ट्रॉबेरी फ्रूट में एक्ने को रिमूव कर दिया, जो कि इसके सीड्स होते हैं। अगर एक्ने को रिमूव कर दिया, इसमें नॉर्मल फ्रूट है जिसमें एक्ने है तो उसकी ग्रोथ नॉर्मल है। दूसरा क्या किया उन्होंने, एक्ने को रिमूव कर दिया तो उसकी वजह से जो रिसेप्टेकल है उसका साइज काफी रिड्यूस हो गया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। और थर्ड जो है उसमें एक्ने को तो रिमूव कर दिया बट इसको क्या है, ऑक्सीजन से स्प्रे कर दिया तो इसकी ग्रोथ नॉर्मल होगी। तो इट मींस क्या है, इनकी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन। और जो सीड्स को रिमूव करने से ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेवलपिंग सीड्स है वो ऑक्सीजन का सोर्स है, ऑक्सीजन को सिंथेसिस करते हैं और वो सिंथेसाइज जो ऑक्सीजन है वो इसकी रिसेप्टेकल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सेल को इलोंगेट भी करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट भी कर रहा है। तो इसकी वजह से नॉर्मल जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसमें, फ्रूट डेवलपमेंट है उसमें भी ऑक्सीजन का मेन रोल है। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, इस एप्पल को आप देखोगे कि वन साइड इसकी ग्रोथ कम है और एक साइड ज्यादा है। जब हमने इसको कट करके देखा तो जिस साइड इसकी ग्रोथ कम थी उस साइड सीड ही नहीं था, लोक्यूल प्रेजेंट नहीं था, तो वो सीड, इसकी वजह से जो यहाँ से कंसंट्रेशन डिफ्यूज होके गई वो कम हुआ, जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की उसको कम मिली, तो उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो भी इफेक्ट हुई। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट, जैसे वाटरमेलन है, हमें बिना सीड के खाना अच्छा लगता है क्योंकि सीड तो हमें खाना नहीं ना, तो हमें सिर्फ चाहिए कि ईटिंग पोर्शन मिले। तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करते हैं। जो पॉलिनेशन होता है दैट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो कमर्शियल ग्रोवर्स होते हैं फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे फ्लावरिंग के ड्यूरिंग ही फ्लावर्स में ही ऑक्सीजन को अप्लाई कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रूट्स बनेंगे, वो फ्रूट्स जो सेट होंगे या जो फ्लावर फ्रूट्स में सेट होंगे वो एक तो उनका टाइमिंग सेम होगा मोस्टली, क्योंकि क्या है, अगर हमने आर्टिफिशियली उनको अप्लाई किया तो ऑक्सीजन की सिमिलर कंसंट्रेशन उनको मिलेगी, तो उनकी जो फ्रूट डेवलपमेंट है वो सिमिलर होगी और जो फ्रूट्स बनेंगे वो विदाउट सीड बनेंगे। फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इज मेडिएटेड बाय द लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कि जैसे ही लाइट होती है, एक साइड से हम लाइट दे रहे हैं प्लांट को, तो उस लाइट के इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीजन है उस टिप में लेटरली डार्क साइड की साइड डिफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से ही फोटोट्रोपिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस साइड वो डार्क साइड में डिफ्यूज हुआ वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और उस कंसंट्रेशन की वजह से जिस साइड में डार्क साइड में ज्यादा होगी डिफ्यूज होके, तो उस डार्क साइड में जो सेल है वो ज्यादा इलोंगेट कर जाती है और फोटोट्रोपिज्म का फिनोमिनन को शो करती है। This is shown by here by various experiments. ग्रेविट्रोपिज्म, अब आप एक प्लांट में देखते हो मेनली जब उसका अर्ली जब ग्रोथ होती है तो जो शूट है वो तो अपर साइड में ग्रो करती है, जो रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है। तो जो प्लांट स्टेम है दैट वाज वंस अपराइट ऑन इट साइड, द ऑक्सीजन आर सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेम। जैसे ही वो ऊपर होना शुरू, लेटरल ग्रोथ जो होती है प्लांट की, तो उसके जो बॉटम साइड है वहां पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। बॉटम साइड इकट्ठा हो गया तो उस साइड की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने की वजह से जो स्टेम की ग्रोथ है वो अपवर्ड हो जाएगी, जबकि रूट में इससे उल्टा होता है, जिस साइड वो प्रेजेंट होता है उस साइड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और रूट डाउनवर्ड ग्रो करती है। ये शो किया हुआ है ऐसे शूटअपेक्स में, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है और डाउनवर्ड की ग्रोथ जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से जो शूट है वो अपवर्ड मूव करेगी, जबकि रूट्स में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है और उसको इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को और ये डाउनवर्ड मूव कर देती है। दिस इज द ग्रेविट्रोपिज्म इन मेज रूट। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल और प्रिवेंट द एब्सिशन। जो एब्सिशन जब तक नहीं होता, जब तक ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होता है, जो डिस्टिल एंड है यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, तो उस टाइम तक ये लीफ का एब्सिशन नहीं होगा। तो और प्रोक्सिमल एंड में लो है। जब डिस्टिल एंड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है तो उस टाइम पे जो ये एंड है यहाँ पे इथाइलिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और इथाइलिन इस एब्सिशन को फिर प्रमोट करता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर दें तो उसकी वजह से जो इथाइलिन है वो भी स्टॉप रहेगा और एब्सिशन को हम डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग आर्टिफिशियली ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन द एग्रीकल्चर। देर आर डिफरेंट यूजेस। रूटिंग इन द कटिंग्स, जो एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग इन द स्टोरेज हाउसेज। सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट और पार्थिनोकार्पी। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग। प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट्स। जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन को फास्टन करने के लिए। फ्रूट सेटिंग में।
थिनिंग ऑफ द फ्लावर और फ्रूट्स एंड लीव्स में, टिश्यू कल्चर में बहुत यूज होता है ड्यूरिंग द कैलस कल्चर, एंड वीडिसाइड्स यूज एज ए वीडिसाइड. First is rooting of cutting. Application of NNA and IBA in guava and mango stem cutting causes 100% success in vegetative propagation. Vegetative propagation जो हम करते हैं, मैंगो में अगर हम NNA को अप्लाई करते हैं और गवावा में IBA को, तो इसका 100% सक्सेस नोट किया गया है. Prevention of sprouting. In case of potato, methyl esters is giving 100% success, and in case of onion, malic hydrazide is helpful for preventing sprouting in the storage houses. Seedless fruit production, जो parthenocarpy है, there are many cases which got 100% success, like in banana, grapes, strawberry, brinjal grapes. In all these, application of IIA, ABA and NNA show the 100% success for developing the seedless fruits. Application of NNA also causing uniform flowering in the pineapple, leading to the development of uniform sized fruit. 2,4-D also used to increase the femaleness in the monoecious cucur beets. तो जो कुकर बीट्स होते हैं, कुकर बीट्स इसी फैमिली के हैं, अगर उसमें हम 2,4-D या इसके एप्लीकेशन करते हैं तो फीमेल फ्लावर का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली मेल फ्लावर के. प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ द फ्रूट्स, लाइक एब्सिशन को जो है वो उसको डिले करते हैं, स्टॉप करते हैं. इन केस ऑफ एप्पल एंड कॉटन, NNA is applicable, and in case of citrus fruits, 2,4-D and 2,4,5-T is applicable for preventing the premature dropping of the fruits. In case of germination, IIA and IBA is most used in stocking seeds for the germination, और इसकी वजह से जो सीड का जर्मिनेशन है वो फास्ट हो जाता है. फ्रूट सेटिंग में 2,4-D is very useful for improving the fruit setting in the berries like grapes and berries. Thinning of the fruits and fruit leaf, 2,4-D is used for defoliation of the cotton plants before ball harvesting, क्योंकि अगर बाल हार्वेस्टिंग के ड्यूरिंग हम मैकेनिकली उसको कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो लीव्स हैं उनको ये डिफोलिएट कर देता है, जो कि हेल्पफुल होता है फिर बॉल हार्वेस्टिंग में. NNA यूज फॉर फ्रूट थिनिंग इन द एप्पल. 2,4-D and methyl chlorophenoxyacetic acid, MCPA, is also used as the weedicide. 2,4-D is highly toxic for the broadleaf plant or the dicotyledonous plants. That is, it is also helpful for the defoliation of the cotton plants. Tissue culture, auxin along with the cytokinin show the successful callus formation. और root और shoot का जो differentiation है, that depend upon the auxin and cytokinin ratio. So this is all about the auxin. Thanks.